हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्टर कॉफ़ी क्लासेस। इस DSSB की सीरीज़ में ये क्वेश्चन पेपर 3 है आपका TGT नेचुरल साइंस का, जो हुआ था 25/9/21 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर है ये। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आते हैं डिसिप्लिन 1 के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 1 कह रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, मास दे रखा है और स्पीड दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है, वर्क डन पूछा गया है, बट इसके लिए हमें आपको पहले हाइट पता होनी चाहिए। अगर कोई पार्टिकल ऊपर फेंका गया है, ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एच कॉस थीटा। ओके, एच कॉस थीटा। फर्स्ट हमें एच फाइंड आउट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम इंटू जी। एम इंटू जी इंटू एच कॉस थीटा होगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो मतलब आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी दे रखी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमारी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, अप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, माइनस फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 2gh। 2g को हम इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे ये आ गई h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या निकल के आई, 100/2g। इसे वर्क डन के फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू m इंटू जी। एम कितना दे रखा है, 50 ग्राम। ग्राम दे रखा है, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। m और g की वैल्यू g एज इट इज़ रख देंगे। h की वैल्यू कितनी निकली थी, 100/2g, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1। ओके, यहाँ पे g से g कैंसिल हो जाएगा, 30 ये 1 2 3 30 ये कैंसिल आउट हो गए। 2 से हमने यहाँ से कट किया, आया 2.5, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -2.5 जूल। कितना वर्क डन होगा, -2.5 जूल का। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रेशर ऑफ डैश ऑफ मर्करी इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे 1 atm की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, 1 atm इज इक्वल टू होता है 760 mmHg। ओके, 760 mmHg होता है। सेंटीमीटर के फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 76 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर 1 इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a limitation of using hydroelectric power? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है ऑफ यूजिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। नॉट अ लिमिटेशन पूछा गया है, मतलब आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। कैसा फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, नॉट अ लिमिटेशन पूछा जाए, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन में ट्रू फॉल्स लिख लीजिए। जो स्टेटमेंट फॉल्स हो उसमें से एक ही स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स होगा, और वही आपका आंसर होगा। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है, डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। ट्रू। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन नॉट बी साइटेड एट अ प्लेस ऑफ आवर चॉइसेस। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वाटर यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर कांट बी रीयूज्ड फॉर अदर पर्पसेस लाइक इरिगेशन। नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर में वाटर यूज हो रहा है उसे तो आप रीयूज कर सकते हो ना, वो थोड़ी ना खराब हो जाता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर नीड्स टू बी अ सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग वाटर करंट और वाटर हैड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर फोर्सेस आर डैश एंड डैश। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं, देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस एक तो लार्जली अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनमें, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रिपल्सिव नहीं होते हैं। ठीक है, बट ये न्यूक्लियर फोर्स की एक क्वालिटी क्या होती है, शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर नॉट डिपेंड, आपसे पूछा गया है डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया में क्या आ जाएगा आपका, विड्थ आ जाएगा एंड थिकनेस आ जाएगा, क्या विड्थ एंड थिकनेस आ जाएगा। तो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, विड्थ पे कर रहा है, ह्यूमिडिटी पे नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, why is ocean energy regarded as being more preferable over wind energy? ओशन करंट, ओशन एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है इन कंपेयर टू विंड एनर्जी? ठीक है, तो ये बताना है इसमें। ऑप्शन 1 है टाइड्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, तो हाँ ये बात तो सही है कि जो टाइड्स होती है वो कांस्टेंट होती है, प्रेडिक्टेबल होती हैं, इसलिए ज़्यादा रिलायबल भी होती हैं वो, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेकेंड है फ्यूअर टर्बाइंस आर रिक्वायर्ड ऑफ ओशन एनर्जी टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी, हाँ तो ये बात भी सही है कि कुछ मतलब फ्यूअर टर्बाइंस का यूज़ करके ही हम विंड में, अगर मान लीजिए 4 ये लगाइए, ठीक है, और 10-12 ये लगा दी हैं आपने विंड एनर्जी, तो ठीक है, तो दोनों में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा। बट हमें देखिए टरबाइन, कम टरबाइन से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स हम किसे प्रेफर करेंगे, कहाँ ये ओशन एनर्जी को, किसे, ओशन एनर्जी को। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्या हो गया, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की एसआई यूनिट पूछी है आपसे, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The effect of weak forces is experienced is inside. Weak forces is experienced inside. ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ऑप्शन 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इस देखिए दोनों में ही वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों में ही वीक फोर्सेस एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What is the shape of electromagnet that is used in the electric bell? इलेक्ट्रिक बेल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है उसका शेप क्या होता है, वो होता है यू शेप का, कैसा, दैट इज यू शेप। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है, टेक्स a current of 3 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप, आपसे हीट डेवलप कितनी है वो पूछी गई यहाँ पे, तो हीट डेवलप, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। ठीक है, आर कितना दे रखा है 15, टाइम दे रखा है कितना 5 मिनट, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड्स में चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 40.5, 40.5 किलो जूल। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 40.5 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट कॉस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी टू रन अ हाइड्रोजन व्हीकल, तो क्या हाइड्रोजन व्हीकल को रन करने के लिए क्या बहुत कम पैसे लगते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसके हिसाब से यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस इज नॉट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, तो
ट्रू। ठीक है, हाइड्रोजन के गैसेस फॉर्म में नहीं, ये एलिमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। किसमें? एलिमेंट फॉर्म में है और बहुत ही अबंडेंट है। क्या? अबंडेंट इन नेचर है। देखिए लिखा है फोर्थ ऑप्शन में, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ओके, एलिमेंट फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी हमारा ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन देखिए, द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल टेक अ फ्यूल सेल कार एट लीस्ट ट्वाइस एज फार एज अ कार रनिंग ऑन गैसोलीन। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। हमें कौन सा चाहिए था? हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए था। फॉल्स स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट वाला है, तो ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। If pressure at a point of a liquid is increased, then अगर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है तब क्या होगा? ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन ए है, द प्रेशर एट ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड विल नॉट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। देखिए, अगर मान लीजिए कंटेनर है और किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, तो वही इक्वल अमाउंट में, ठीक है, सेम अमाउंट में प्रेशर हर जगह ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा है ये। इंक्रीज बाय सेम, विल नॉट इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ट्रू। रिमेन अनचेंज, ये हो ही नहीं सकता है। इंक्रीज बाय रिड्यूस्ड अमाउंट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। If y is the Young modulus of the solid and v is its density, then the speed v of the longitudinal wave, longitudinal sound wave in a solid rod is। उस केस में क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट y अपॉन p। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What is the reading of ammeter in a circuit given below? आपको सर्किट दिया गया है और उसकी एमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें पहले हमें देखिए जो रेजिस्टेंस है पैरेलली अरेंज भी है, ये पैरेलल अरेंज है, ठीक है, ये वाले ये सीरीज में है। तो पहले हमें इसका क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पहले हमें इसका। ठीक है, तो यहाँ का आ जाएगा 0.5। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R1 अपॉन R2, सॉरी R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये पैरेलल के लिए होता है। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम पैरेलली अरेंज है, इनका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 0.5 निकलेगा। 2 ओम का निकालेंगे, यहाँ पे निकलेगा ये 1। ओके, 3 का निकालेंगे, ये आएगा 1.5। ठीक है, तो इतने पोर्शन का लुक हियर, इतने पोर्शन का R इक्विवेलेंट निकलेगा 3 ओम। ओके, और ये 3 ओम और ये 4 ओम ये है सीरीज में, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7 ओम। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आया? 7 ओम। ठीक है, और हमें करंट देखिए, करंट हमें यहाँ पे कितना दिया गया है? 14। तो जब एमीटर की रीडिंग निकालेंगे दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, हमें आर आई फाइंड आउट करना है। V की वैल्यू दी गई है 14, R की वैल्यू निकली थी 7, ये हो गई I की वैल्यू, एमीटर की रीडिंग दैट इज 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, 2 एम्पियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल गैस इज रॉन्ग? इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए है, मीथेन इज अ कॉमन गैस फाउंड इन स्वैम्प एंड इज ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्रू। इट इज अ फाइनाइट सोर्स। ट्रू।
इट डजंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल बर्निंग, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया हमारा। डी, नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। हमें रॉन्ग चाहिए था, तो सी हमारा क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, an elevator weighing 400 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.20 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? अगर एक एलिवेटर में 400 kg का, ठीक है, कोई भी सामान या कुछ भी मान लीजिए रखा हुआ है और उसे 2.20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर ले जाया जाए, तो जो मोटर यूज होगी कितने हॉर्स पावर की होगी। तो इसके लिए पहले हमें पावर फाइंड आउट करना होगा कि कितने पावर होगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। एफ की वैल्यू होती है एम इंटू जी, दैट इज इंटू वी, ठीक। एम कितना दे रखा है 400 mg, ठीक। जी की वैल्यू 9.8, वी कितना है 0.20, ठीक है, 0.20 मीटर पर सेकेंड। इसे आप पूरा सॉल्व करोगे, ये निकलेगा 786 वॉट, कितना 786 वॉट। एंड 1 वॉट की वैल्यू क्या होती है, अब इसे हॉर्स पावर में चेंज करना है, ठीक है। 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1/746 हॉर्स पावर, ठीक है, एचपी की फॉर्म में है ये। तो हमारे पहले कितने निकली थी 786, इसे हॉर्स पावर में चेंज करेंगे तो 746 से डिवाइड कर देंगे इसे। ये देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 40 का डिफरेंस है इसमें, तो नियर अबाउट 1 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन में आप देखिए 1 के आसपास केवल एक ही आंसर दिया गया, दैट इज ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर होगा 1.05 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के मामले में कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है, मतलब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। फर्स्ट है, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज डिप्ड इनटू अ फ्लूइड द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोंसी ऑन द सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, जब कोई बॉडी डूब रही होती है या मतलब पानी में फेंकी जाती है, तो जो वाटर फोर्स एक्सर्ट करता है उसे अपवर्ड फोर्स क्या बोलते हैं, उसको बायोन फोर्स, ओके। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। नेक्स्ट है, द सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स ऑफ बायोंसी इज लेस देन द वेट ऑफ सॉलिड। नो, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कैसे, मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, अगर बायोंसी फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का फोर्स इक्वल होगा तो ठीक है, तब वो क्या करेगा, उसमें फ्लोट करेगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देकर रखा था, बायोंसी फोर्स इज लेस देन, ठीक है, लेस देन बायो, अगर ये हमारा बायोंसी फोर्स लेस होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक कर जाएगा, क्या सिंक कर जाएगा। तो क्या पूछा गया था, नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जब आप फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं लाइक दिस, जब फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, तो थंब क्या बताता है आपका, मोशन, क्या फोर्स का मोशन। इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडिल फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इफ द फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर की बात हो रही, तो इंडेक्स फिंगर हाँ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, करेक्ट। मिडिल फिंगर करंट बता रहा है, वेरी गुड, सही है। देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, हमें नेक्स्ट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंजर्वेटिव फोर्स।
इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? ऑप्शन 1 इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन 2 इज कूलम फोर्स एंड ऑप्शन सी इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये तीनों क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों आर करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A 800-gram solid cube having an edge of length 10 centimeter floats in water. How much volume of the cube is outside the water? तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो क्यूब है वो कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, कितना कितना मतलब वाटर कितना अमाउंट है जो डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई जब करेंगे तो वी हमारे निकल के आएगा 800 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आउटसाइड रह गया है, वाटर कितना था? 1000 था। 1000 माइनस निकल कितना आया? 800 जो इनसाइड है। 800 क्या है? जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो आउटसाइड द वाटर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसिप्लिन 2 के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48.2 डिग्री? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है 48.2 डिग्री, दैट इज़ 1 साइन 48.2 जिसकी वैल्यू होती है 1.34। ठीक है, तो आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब इथेनॉल में, दैट इज़ अल्कोहल में मेथेनॉल या फिर कलर, ठीक है, कलर मिक्स कर दिया जाता है अल्कोहल में, तो वो क्या कहलाती है? डीनेचर्ड अल्कोहल। और ये कहाँ यूज़ होती है? ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कहाँ पे है ये आंसर हमारा। ऑप्शन ए है द मिक्सिंग ऑफ कलर एंड मेथेनॉल। येस, मिक्सिंग ऑफ कलर एंड इथेनॉल टू मेथेनॉल टू इथेनॉल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर नोन एज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस से रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। क्या? एसिड एंड बेस से दोनों से ही जो रिएक्ट हो जाते हैं और रिएक्शन के बाद वो क्या एज अ प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, उन्हें बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड देखिए, जो टमाटर के बीज होते हैं ना, उससे हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड वो नेचुरल सोर्स होता है। मतलब एक्चुअली वो नेचुरल सोर्स है किसका? जो टमाटो के सीड्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो ऑफ कोर्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम, दैट इज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन अ रे ऑफ लाइट
passes from an optically denser medium to an optically rarer medium, we have, जब एक लाइट, ठीक है, लाइट की जो रे है वो डेंसर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास होगी, तब साइन आई अपन साइन आर की वैल्यू क्या होगी, वो होगी लेस देन 1. कितना? लेस देन 1. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ, रेटिना में क्या होते हैं मिलियंस में? दैट इज रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स. ओके, तो बोथ 1 and 2. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form. एक्चुअली क्या होता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ना, मोस्टली जो होती हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं और वो बनाती हैं अल्कलीज. क्या वो बनाती हैं? अल्कलीज. जैसे Na2O जो है वाटर से रिएक्ट होने के बाद क्या बनाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ऐसे ही K2O वाटर से रिएक्ट होकर क्या बनाता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट. देखिए, ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है तो आईज में ट्रांसपेरेंट कौन होता है? ऑफ कोर्स कॉर्निया होता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30. साउंड वेव्स कॉन्स्टिट्यूट डैश पल्सेस ट्रेवलिंग इन द मीडियम. जो साउंड वेव्स होती हैं उनका ट्रैवलिंग इन मतलब उनका पल्स कैसा होता है? वो ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है. कैसा होता है? ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन करती हैं वो. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. डैश सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. देखिए, इतना पढ़ने की स्थिति से ही हमें आंसर पता चल जाएगा कि हमें लाइकेन से हमें क्या मिलता है. लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है. क्या? लिटमस पेपर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द डैश ऑफ एन एटम. एटॉमिक साइज से क्या आपको पता चलता है? देखिए, जैसे मान लीजिए एटम है, ठीक है, ये क्या है? पूरा डायामीटर. और इतना क्या कहलाएगा? इतना ये क्या है? ये है रेडियस. तो एटॉमिक, जब हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, किसकी? एटॉमिक रेडियस की. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड व्हेन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल. जब अल्कोहल का रिएक्शन किसी एसिड से होता है तब वहाँ क्या बनता है? ईस्टर्स बनते हैं. तब क्या? ईस्टर्स. तो हम बोल सकते हैं ईस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है, A+A इज इक्वल्स टू E. एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर बनाते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. The appearance of sound to human ear is subjectively characterized by which of the following parameters. जो एक साउंड है ह्यूमन ईयर के लिए किस तरह, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? पिच होता है, लाउडनेस भी होती है, क्वालिटी भी होती है. तो तीनों ही होंगे. ठीक है, 1 2 3 तीनों आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. इनसॉल्युबल सॉल्ट्स किन्हें कहा जाता है? देखिए, जब कोई, मान लीजिए कोई ये ग्लास है, ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन होती है और नीचे कुछ
मतलब कुछ आप सॉलिड फॉर्म में कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या? प्रेसिपिटेट। और वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यही होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following salt is produced when ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonates? देखिए, जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तब वो क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट। क्या बनाता है वो? सोडियम एसीटेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अ बॉल विल रीच इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली अप एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए, हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है कि कोई बॉल मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से की स्पीड से ऊपर फेंकी जाए, तो इसकी हमें क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू क्या होगा? अपॉन में आ जाएगा 2g, 2 इंटू 10। ये h हाइट हमारी निकल आई यहाँ पे, 2 इसे डिवाइड किया 8 आया, तो 0.8 आंसर हो जाएगा। कितना? 0.8। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम? क्विक लाइम किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन यूज़ होता है? उसमें यूज़ होता है AgBr। क्या? AgBr। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मेटल ऑक्साइड, देखिए, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर एंड गैस कौन सी रिलीज होती है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिसिप्लिन 3 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग 0.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमें इसका मास निकालना है। तो एक्चुअली क्या होता है, मास कैसे निकालेंगे? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना दिया गया है? 0.7 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 28। ये आ जाएगा आंसर अब हमारा 19.6 ग्राम। कितना? 19.6 ग्राम इसका मास निकल के आएगा। दैट इज़ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट विल बी द सिम्टम ऑफ अ डिजीज़ इफ़ टारगेटेड ऑर्गन इज लंग्स? अगर लंग एक टारगेट ऑर्गन हो हमारा, तो सिम्टम्स क्या होंगे उस डिजीज़ के? अब लंग्स की बात हो रही है तो ऑफकोर्स कफ या ब्रीथलेसनेस होगी वहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Atoms of carbon 12 isotopes are assigned a relative atomic mass of, कितना relative atomic mass लेते हैं हम? 12। कितना? 12। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन? आपसे यहाँ पे थायरॉक्सिन मतलब थायराइड से जो हार्मोन निकल रहा है थायरॉक्सिन, उससे आपके क्या पूछे गए हैं? फंक्शन पूछे गए हैं। तो देखिए, उसका एक फंक्शन होता है टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्लस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म
एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तीनों को ही रेगुलेट करता है ये। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द, देखिए कोई भी केमिकल, देखिए कोई भी मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद उनका केमिकल फार्मूला किस तरह से फॉर्म किया जाता है वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, क्या वैलेंसी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, उस बेसिस पर उसका फार्मूला डिसाइड होता है। तो किस पर डिपेंड करता है ये, वैलेंसी पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्लस्टर्स ऑफ एटम दैट एक्ट एज एन आयन, क्लस्टर्स की बात हो रही ना, मतलब ढेर सारे हैं, तो ढेर सारे मतलब पॉली एटॉमिक आयन होगा वो, कैसा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पॉली एटॉमिक आयन होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रॉनिक डिजीज़, आपसे क्रॉनिक डिजीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि उसके बारे में क्या है। पहले तो जान लीजिए क्रॉनिक डिजीज़ होती क्या है, ऐसी डिजीज़ जो ज़िंदगी भर आपके मतलब ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। एंड सेकेंड, ये कम्युनिकेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती हैं, ठीक। अब ऑप्शंस में आते हैं, देखिए क्रॉनिक डिजीज़ आर ऑलवेज कम्युनिकेबल, नो। सेकेंड, एलिमेंट्स दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम, येस, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पॉलीकॉट, देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ, देखिए पॉली प्लस कॉट, पॉली का मतलब यहाँ पे है पॉली ईस्टर, क्या पॉली ईस्टर, कॉट का मतलब है क्या, कॉटन, ओके, पॉलीस्टर एंड कॉटन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, नाइलॉन, क्या कौन सा, नाइलॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, latent heat of fusion is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas, liquid to gas, लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये तो वेपोराइजेशन हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखिए वेपोराइजेशन बोल रहा है ना, वेपोराइजेशन देखिए यहाँ पे सॉलिड को गैस में चेंज कर रहा है, ये तो सब्लिमेशन होता है, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड का गैस में चेंज होना, हाँ ये होगा, सही हो सकता है। तो कंप्लीट पढ़ लेते हैं एक बार, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस at atmospheric pressure at its boiling point, yes this is the correct answer। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, वेपोराइजेशन की बात हो रही है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 51, लिस्मानिया इज है, लिस्मानिया देखिए प्रोटोजोआन डिजीज है, ओके, लिस्मानिया क्या है, प्रोटोजोआन डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवोगाड्रो कांस्टेंट, अवोगाड्रो कांस्टेंट की आपसे वैल्यू यहाँ पे पूछी है, तो इतना याद रखिए वो 4 डिजिट की होती है, कितनी, 4 डिजिट की वैल्यू होती है, और क्या होती है वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल एंड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड, देखिए जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, हमें सबको ये चीज़ तो हमें पता है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर चेंज करके और सेकेंड प्रेशर चेंज करके, कैसे, प्रेशर को चेंज करके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ठीक है। कॉटन इज अ पॉलीमर, ट्रू। सेकेंड है पॉलीमर वर्ड कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमें ट्रू मिल गया है, तो हम आगे में देखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या करेक्ट आंसर हमें मिल गया पहले ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं यहाँ पे। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम। एटॉमिक जो रेडियस होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? मूविंग फ्रॉम, देखिए टेबल में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही होती है, बट जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होने की वजह से रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होने लगती धीरे धीरे, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। According to the modern periodic table, which of the following is not a metalloid or semi-metalloid? इसमें से कौन सा मेटालॉइड या सेमी मेटालॉइड नहीं है? तो देखिए टोटल हमारे पास 7 मेटालॉइड हैं। कितने? 7 मेटालॉइड हमारे पास अवेलेबल हैं। ए फर्स्ट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। इनमें से देखिए यहाँ पे ये सल्फर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो सल्फर कोई एक वो मेटालॉइड नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स हैं? 7। कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है अबाउट एलॉय, ठीक है, एलॉय। फर्स्ट है दे आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ट्रू। दे कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, नहीं, फिजिकल मेथड से तो रिमूव नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन। देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स सबसे कम किस में होता है? वो होता है लिक्विड में, फिर किस में होता है? देन सेकेंड नंबर में गैस लिक्विड्स आते हैं और थर्ड नंबर में सॉलिड्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस? देखिए सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट क्या कहलाता है? ये सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? इसमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है? और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर क्या ये इन्फेक्शियस है? दोनों में से कोई नहीं, कोई भी नहीं है, तो नाइदर वन एंड नाइदर टू, नाइदर वन नॉर टू। ये डिसिप्लिन 4 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या पूछ रहा है आपसे? फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। फर्स्ट है द ओजोन होल इज लोकेटेड ओवर द इक्वेटर। नो, इक्वेटर नहीं, ये पोल के ऊपर है, ठीक है, अंटार्कटिक पोल, किस पे? पोल के ऊपर है ये, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमें फॉल्स चाहिए था, फॉल्स पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज या डेंटल मतलब दांतों का सड़ना जो होता है, प्रोसेस होती है, उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। जो एनामल जो खराब हो जाता है ना हमारे दांतों का, वो किस वजह से बेसिकली होता है? देखिए वो शुगर होती है ना, शुगर जब एसिड में चेंज होती है, किसमें? जो बैक्टीरिया का वर्क करते हैं उसमें, ठीक, वो किसमें चेंज हो जाती है? एसिड में, और वही एसिड क्या होता है? वो एनिमल को खराब करता है, ठीक है, सॉफ्ट, उसको बहुत सॉफ्टन कर देता है और सड़ा देता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। Masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. Okay. बी है डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल, ये भी सही है।
सी है इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइजेस द एनिमल। ओके सही है। डी है इन दिस सलाइवा रीच द टूथ सरफेस। नहीं, सलाइवा जो होता है वो टूथ सरफेस पे रीच मतलब जा ही नहीं सकता है वहाँ पे। अगर जा पाता तो वो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये जो अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है ना, स्पीशीज देन जीनस देन क्लास देन ऑर्डर, एक्चुअली क्लास गलत पोजीशन पे है। क्लास ऑर्डर के ऊपर आती है, ठीक है, ऑर्डर के ऊपर आती है। तो स्पीशीज देन जीनस देन ऑर्डर आना चाहिए देन क्लास। तो गलत जगह पे कौन प्लेस है? क्लास। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, A mixture of oxygen and dash is used as anesthesia। एनेस्थीसिया में कौन कौन यूज होता है? देखिए उसमें ऑक्सीजन का मिक्सचर प्लस नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of stomach. These releases hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin, and mucus. What is the function of mucus? आपसे देखिए सर म्यूकस का जो है वो फंक्शन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में आते हैं, इट एड्स द लीवर इन एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम इट। नो, अब लीवर कहाँ से आ गया इसमें? इट, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। यस। अब देखिए म्यूकस जो है अब स्टमक में रिलीज हो रहा है ना, ठीक है, अब स्टमक में रिलीज हो रहा है म्यूकस, तो उसका फंक्शन भी स्टमक में ही कहीं ना कुछ होगा। तो एक्चुअली म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनिंग होती है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? एसिड से। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनेप्सिस? सिनेप्सिस का फंक्शन पूछ रहा है आपसे। एक्चुअली तो सिनेप्सिस होता क्या है, जब एक न्यूरॉन, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता होता है ना, जुड़ रहा होता है, तो जो बीच का इनका जंक्शन बनता है ना, जब जंक्शन बनेगा तभी तो यहाँ से मैसेज, यहाँ सेकेंड एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो यहाँ जंक्शन बनता है उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है ये। फर्स्ट में देखिए लीवर की बात हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड किडनी, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ हार्मोन, ये हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट्स जंक्शन फॉर्म which nerve impulse is transmitted from one neuron to another. Option D is correct answer. Next question, question number 67. Dash belongs to Poaceae family and Monocotyledons class. तो किस प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे? इसमें से मोनोकोटिलिडन्स, देखिए अगर आपको पोएसी फैमिली नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, इसमें से चेक कर लीजिए मोनोकोटिलिडन्स क्लास मतलब प्लांट कौन सा है इसमें से। क्या मैंगो है? नहीं। पीज है? नहीं। ऑरेंज है? नहीं। वो है वीट। क्या? वीट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में आइए। फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम ऑफ वाटर बॉडी शोइंग द कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डीडीटी का कंसेंट्रेशन बताया गया है। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है कि क्या ये सही है या क्या रॉन्ग है इसमें। तो आइए चेक करते हैं। पहले वाटर है, फिर एल्गी, फिर फिश, फिर पेलिकन बर्ड। ठीक है, ये सीक्वेंस तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कंसंट्रेशन, डीडीटी का कंसंट्रेशन पहले है 17 ppm, 1700 ppm, 500 to 600 ppm, देन 0.2 ppm। देखिए ये सीक्वेंस इन्होंने गलत दिया हुआ है। जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है वो जब हम अबव द ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जाते हैं ना, मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे डीडीटी का कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा, यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज करता दिखाया है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास कहाँ है वो वाला ऑप्शन।
ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी शुड इंक्रीज, क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, जो कि उन्होंने डिक्रीज होता हुआ दिखाया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। फर्स्ट पीनियल ग्लैंड, ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी में है, थायराइड हाँ है, थाइमस हाँ है, पैनक्रियास हाँ है। तो क्या 1 2 3 4 चारों ही जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं, हाँ हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारी मेजर सोर्स, मतलब मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्रॉप कौन सी है, दैट इज राइस। कौन सी है, राइस। सोयाबीन तो प्रोटीन की सोर्स होती है, एज वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, that is glucose in cytoplasm break into pyruvate, then pyruvate in absence of oxygen is converted into, देखिए जो यहाँ पे पायरुवेट का कन्वर्जन होता है ना, वो एरोबिक ही होता है, भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। जो पायरुवेट जो चेंज होता है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में ही चेंज होता है। किसमें, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, in aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plant to help them float। देखिए जो aquatic plants होते हैं ना, उनकी लीव्स में, जो उनकी लीव्स होती है ना, उनमें लार्ज कैविटीज पाई जाती हैं। कैविटीज क्यों होती हैं, ताकि वो वाटर में क्या कर सकते हैं, क्या कर सके, फ्लोट कर सके। तो ऐसे पेरेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं ना, जो चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या, एरेनकाइमा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, एरेनकाइमा। जब पेरेनकाइमा टिश्यूज में एयर फिल हो जाए तो उसे बोलेंगे एरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, टच मी नॉट, ये नॉट है। ओके, टच मी नॉट इज अ प्लांट ऑफ डैश फैमिली। टच मी नॉट का देखिए बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मिमोसा प्यूडिका। क्या, मिमोसा प्यूडिका। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, which of the following is a small blind pouch at the junction of small and large intestine। जो large intestine और small intestine होती है, इनके बीच में जो जंक्शन पाया जाता है ना, वो small blind pouch जैसा होता है, उसे क्या बोलते हैं, that is called cecum। क्या, cecum, CAECUM, cecum। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड बाय फोर ब्रेन, इसमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम, सेकेंड थैलेमस एंड थर्ड हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं। मेडुला एंड पॉन्स ये जो होते हैं ये हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। ओके, तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जीनस फैलिस, इसमें से फैलिस जीनस में कौन बिलोंग करता है, तो वो कौन है, कैट। कौन, कैट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, which part of the peripheral nervous system comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglion, plexus। कौन से, देखिए पीएनएस का सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है। क्या, पीएनएस के ऐसे कौन से सिस्टम में ये जो नर्व्स हैं, फाइबर्स हैं, गैंग्लिया, ठीक है, प्लेक्सस, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन सा है, वो है वीएनएस। क्या, वीएनएस, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। क्या, विसरल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मैनी phases of growth are there in the sigmoid growth curve of a plant or plant part? ठीक है, आपसे पूछा कितने phases होते हैं, ठीक, तो वो 3 phases होते हैं। कितने phases में growth होती है? 3 phases में होती है, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विच प्लांट टिश्यू हैज द थिनेस्ट वॉल? सबसे थिन वॉल किस प्लांट टिश्यू में होती है? तो वो है पैरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ये सबसे यही डिवाइडिंग होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिवीजन ये डिवाइड होता है और फर्दर अलग अलग टिश्यूज में चेंज हो जाता है, ठीक, इसीलिए थिनेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट नीड ऑक्सीजन? इनमें से किसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है? तो प्लांट रेस्पायरेशन में होती है, कंबक्शन में भी होती है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म में भी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है, ओके, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजीनस वैरायटी ऑफ पोल्ट्री? इसमें से आपको बताना है कि इंडिजीनस वैरायटी ऑफ पोल्ट्री इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो इंडिजीनस मतलब कि इंडिया की ही जो है। इसमें से देखिए, असील फर्स्ट है, असील ये तो इंडिया की ही है, ठीक है। लेगहॉर्न, लेगहॉर्न यहाँ की नहीं है, ठीक है, ये इंडिजीनस वैरायटी नहीं है पोल्ट्री की, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट। क्या? ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया इन? ग्रीन रेवोल्यूशन कब में हुआ था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हुआ था 1960s में हुआ था। कब? 1960s में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो 1960s का ईयर देख लीजिए, तो 1968 में, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, what is the lowest intensity of sound that is human ear can hear? तो देखिए, लोवेस्ट इंटेंसिटी पूछी है आपसे, ठीक है। तो देखिए, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें पता है कि 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है, ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है। इंटेंसिटी के फॉर्म में हम बात करें तो ये होता है 10 डेसीबल से 120 डेसीबल। कितना? 10 डेसीबल से 120 डेसीबल। तो लोएस्ट कितनी होती है? 10 डेसीबल। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, if we start heating water from 0 degree Celsius then till what temperature does it contract? कितने टेम्परेचर तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा? 4 अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, एपिस मेलिफेरा इज अ बी दैट हैज बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम? देखिए, एपिस मेलिफेरा जो है वो कहाँ से लाई गई है? वो इटाली से लाई गई थी। कहाँ से? इटाली से आई है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, which of the following कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? इसमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है? तो ऑक्सिन, यस, रेगुलेट प्लांट मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये। ऑप्शन बी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये नहीं है, ये प्लांट के लिए एक्चुअली टॉक्सिक होता है, ओके, ये प्लांट के लिए कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। बाकी जिब्रेलिन और साइटोकैनिन ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? इसमें से प्लांट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं टोटल 7, ठीक है। कौन कौन से? बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिबेडनम एंड क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? आयरन। आयरन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मैनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स? और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? वो होते हैं 6। कितने? 6। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज फीड ऑन वीड, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फिश है जो वीड के ऊपर फीड करती है। फर्स्ट आपको दिया गया है मृगल, ठीक है, सेकेंड रोहू, कैटला एंड ग्रास कॉप्स, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे ये हमारा आपका वाटर लेयर है, ठीक है, तो सबसे ऊपर जो देखिए कैटला होती है ना, कैटला जो मतलब मोस्ट कॉमनली एडिबल होती है इंडिया में, तो मोस्ट कॉमनली जो एडिबल फिश है वो कैटला ही है। ये सरफेस फीडर है, तो कैटला हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, कैटला ये सरफेस फीडर है, ठीक है, ये सरफेस में ही हो रहती है। रोहू, और जो रोहू है वो मतलब बीच मिडिल जोन में रहती है। कहाँ, जो रोहू होती है वो मिडिल जोन में रहती है। और सबसे नीचे कौन सी रहती है, मृगल एंड ग्रास कॉप्स, कौन सी, मृगल एंड ग्रास कॉप्स। लेकिन इनमें से जो वीड पर फीड करती है वो कौन सी है, ग्रास कॉप, क्या, ग्रास क्रॉप कार्प। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ पैरामीटर फॉर इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। देखिए इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमें आंसर करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चारों ऑप्शन में ये होगा कि जो उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। इससे ये होगा कि जब उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा तो आपस में compete नहीं करेंगी और जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तो इससे क्रॉप भी बहुत अच्छी, यील्ड हमारी बहुत अच्छी होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, which of the following can be one of the sources and forms of gender discrimination। इनमें से कौन सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स हो सकता है, क्या टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, लॉज एंड रूल्स, ये भी। तो बोथ 1 and 2 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, which of the following doesn't belong to projective techniques of method of assessing personality। इसमें से कौन सी जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक को बिलोंग नहीं करती है। फर्स्ट है बीजी टेस्ट, ये होता है, ग्राफोलॉजी ये भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट ये नहीं है, ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है। और फोर्थ है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्टीट्यूड टेस्ट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, which of the following should be a criteria for selection of resources for teaching। इसमें से कौन सा, ठीक है, क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। फर्स्ट है यूजफुलनेस, यानी कि उपयोगिता, तो हाँ ये भी एक रिसोर्स है। दूसरा है स्पष्टता यानी क्लियरिटी, वो भी है। और सरलता, सिंप्लिसिटी, तो ये तीनों ही रिसोर्स हैं। ओके, 1 2 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, question number 94, in which of the following academic session was the system of alternate courses was discontinued। तो ये discontinued हो गया था 1984-85 सेशन में। कब, 84-85 के सेशन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, which of the following teaching method assumes that the whole group can give more ideas than a person। ऐसा कौन सा मेथड है जो मोर एंड मोर मतलब नंबर्स ऑफ आइडियाज दे सकता है, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। कौन सा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ टीचर। इसमें से कौन सा टीचर का फंक्शन नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। इवेलुएटिंग द अचीवमेंट ऑफ पीपल, ये फंक्शन है टीचर का। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये भी टीचर का ही फंक्शन होता है। तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 and 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नाइदर 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, which of the following section of right to education act 2009 provides for the duties of teachers and redressal of grievances। तो ड्यूटीज ऑफ टीचर कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं, तो यह सेक्शन 24, क्या है, सेक्शन 24, ड्यूटीज ऑफ टीचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98. Which of the following section of Right to Education Act 2009 provide for the monitoring of child's right to education? ये कौन सा है? ये है सेक्शन 31. कौन सा? सेक्शन 31. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग एज रेंज इज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड? अर्ली चाइल्डहुड किसे कहते हैं? ये होती है 2 to 6 ईयर्स. कितना? 2 to 6 ईयर्स तक, 2 से 6 साल के बच्चों की आप बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. Who out of the following is not one of the chief exponent of trait theory of personality? जो trait theory of personality है उसके chief exponents कौन कौन थे? एक तो पहले थे H.J. आइजैक, दूसरे थे G.W. ऑलपोर्ट और थर्ड थे R.B. कैटल. ठीक है. ये जो बी ऑप्शन है R.K. प्रिचेट, ये इसके मेन कंपोनेंट में मतलब मेन एक्सपोनेंट में नहीं थे ये. ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर.